अब मैं एक बार एक काम करता हूं, आप सभी को केमिस्ट्री का ओवरऑल एक ओवरव्यू, पूरी केमिस्ट्री का एक बार ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको टॉपिक वाइज भी अंदाजा लग जाए। जैसे कि आप सभी के साथ बुलजाई प्लानर जो है हमने वो एक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो वहां से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा उसमें हमने 3 कैटेगरी के चैप्टर्स बनाए हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में। एक तो कैटेगरी 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। तीनों ही कर लो तो आइडियली बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल अपन पहले कैटेगरी 1 को अप्रोच करें। ये गलती ना करें कि पहले सीधा कैटेगरी 3 पे चले गए, जिसका ये मान लीजिए वेटेज कम है तो उससे अपना नुकसान और हो जाएगा, है ना। अब मैं टॉपिक वाइज बता देता हूं कि वो जो कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं जो भी हैं ओवरऑल, उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मस्ट डू टाइप से जो होता है कि ये तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब वैसे तो आप सभी जानते हो कि आजकल क्या होता है, आजकल क्वेश्चन आने को तो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि जब से एनटीए ने होस्ट संभाला है तब से टेस्ट सीरीज हो गया है। अब टेस्ट सीरीज है तो वो तो कहीं ना कहीं से उनको पेपर में फ्रेशनेस लानी होती है, तो वो ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं जो पहले इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं की जाती थी। तो कायदे से तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी जो है वो तो तीनों में ही, फिजिकल ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, खास तौर पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी अच्छी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट डू, क्योंकि एनसीईआरटी ही आप ढंग से कर लोगे तो काफी क्वेश्चंस उसी के छोटे छोटे हिडन पार्ट से आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी तो छोड़ना, कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते चैप्टर्स में। अब टॉपिक्स की बात करते हैं, फिर भी लेकिन जो मस्ट डू है वो तो करने ही चाहिए। ट्रेंड जो है आज भी काफी कुछ तो फॉलो होता है। ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में तो आप कोई की पॉइंट्स है तो यू कैन नोट इट डाउन, है ना। बाकी क्योंकि सिर्फ सुन के आपको याद तो कितना रहेगा। तो यहां पे अगर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात मैं करूं तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले टोटल क्वेश्चंस अपने 10 हैं भाई, 10 10 10। उसमें टोटल अपने अटेम्प्टेबल जो होंगे वो कितने होंगे, 25। तो 10 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे, वो 10 क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे ये ब्रॉडली अपने को पता है। पहला पार्ट अगर हम बात करें जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 to 2 क्वेश्चन। आईयूपीएसी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है, और आईयूपीएसी नेमिंग में खास तौर पे एल्कीन एल्काइन खास तौर पे आता है। एल्कीन एल्काइन बेसिक प्रायोरिटी टेबल आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक। हाईफाई क्वेश्चन नहीं आते, इवन एस्टर हो गया ये सब नहीं आता। हाँ, एल्डिहाइड वगैरह आ सकता है, कई बार एल्डिहाइड मिक्स करते हैं, वो एल्डिहाइड स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन बहुत हाईफाई और स्पायरो बाइसाइक्लो तो सिलेबस में ही नहीं है। तो आईयूपीएसी बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है, तो उसमें एनसीईआरटी अगेन मोर देन इनफ है, टफनेस ज्यादा आती नहीं है। जीओसी की बात करें तो जीओसी में जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बनते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। उसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है वो किससे बनता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी। इसमें भी जो हॉटेस्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ में भी मैं बता रहा हूं गोल्डन जो है वो है अपना कौन सा, 213 एंड 231, एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ। एरोमेटिक में जैसे साइक्लोऑक्टा टेट्राइन वाला जो एग्जांपल है सीओटी, याद है क्या, नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। तो ये कुछ खास एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी तक में भी दिए हुए हैं। बनने को तो क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन इन सब से भी आ सकता है, लेकिन आया भी हुआ है, लेकिन कम चांसेस होते हैं। इन सब से जो बताया इनसे ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ अपना कौन सा ये जो पार्ट है थोड़ा सा पहले दिया हुआ है, थोड़ा सा बाद में भी दिया हुआ है। खास तौर पे कौन सा आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कायरल कंपाउंड है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत कॉमन है। ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट टू टाइप की चीज है। दूसरा इनैंशियोमर डायस्ट्यूमर रिलेशन वाला, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं। जीआई से बस कंडीशन फॉर जीआई, उससे क्वेश्चन आ जाता है कि जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैलकुलेशन से थोड़े उतने ज्यादा नहीं आते, मतलब आने को तो आ तो सब सकता है,
लेकिन उतने नहीं आते कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन वगैरह से उसमें ज़्यादा आते हैं अपने एडवांस में। उसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया आपको, उसके बेसिस पे मिक्स होके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइसोमेरिज्म के मिक्स क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, जैसे कि अपना ये फोटो हेलुजिनेशन के साथ मिक्स होके बहुत आता है क्वेश्चन। फोटो हेलुजिनेशन का क्वेश्चन आएगा, उसमें वो बात कर लेगा, पूछ लेगा आपसे कि भाई बताओ कितने कायरल हेलो एल्केन्स बने। अब हाइड्रोकार्बन, अब रिएक्शन वाले पार्ट क्या आता है, दूसरा पार्ट है रिएक्शन पार्ट। हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, हाइड्रोकार्बन से, बल्कि आप हाइड्रोकार्बन लिख लो, हेलोजन डेरिवेटिव लिख लो, अल्कोहल ईथर लिख लो, ये पूरा सेगमेंट है, ये लगभग एक पार्ट है। हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल ईथर, फिनॉल को नहीं लिया मैंने इसमें, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो अपन ने पोर्शन लिया, इससे लगभग ये मान लीजिए 3 क्वेश्चन फिक्स है, अराउंड 3, ठीक है, 3 से 4 लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एमके एडिशन, एंटी एमके एडिशन। मार्कोनिकोव कैसे करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव कैसे करते हैं। आजकल ट्रेंड में काफी है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट काफी ट्रेंड में चल रहा है आजकल जी, पहले उतना नहीं आता था, आजकल आ जाता है, इवन रिंग एक्सपेंशन भी आ जाता है, ठीक है। तो मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के बाद अगर हम बात करें सिन एंटी वगैरह, एक से रुक जाओ, मतलब ये उतना नहीं आता है, पहले लिखना चालू कर दिया ठुल्लुओं ने। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री उतनी नहीं आती है डिटेल में, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन उतना नहीं आता है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन आता है, एलिमिनेशन आता है, और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सब्स्टिट्यूशन की आती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सब्स्टिट्यूशन की, SN1 की, SN2 की, इन्वर्जन होगा नहीं होगा, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन भी बहुत हॉट टॉपिक है, कब एलिमिनेशन होगा कब सब्स्टिट्यूशन होगा। हॉफमैन एलिमिनेशन में जब हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं, वो भी बहुत बार आता है, TBUO के, बहुत कॉमन है। ये जो बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, इन सब से रेट ऑफ रिएक्शन से भी आ सकता है, रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ E1 E2, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। अल्कोहल ईथर में अपना जो रिएक्शन आता है वो कौन सा आता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HI वाला, रिएक्शन विद HI। हाइड्रोलिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस हाइड्रोलिसिस से कम आता है, आ तो सकता है, हाइड्रोलिसिस से एडवांस में ज्यादा आता है, मेन में उतना नहीं आता है। अल्कोहल ईथर्स के बाद अब हम आते हैं किस तरफ, नेम्ड रिएक्शंस, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नेम्ड रिएक्शंस में वही जो अभी आपको रिसेंटली करवाई सारी की सारी, वही आयोडोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, परकिन नहीं आता है नॉर्मली, और जो हाँ रेबर्टिमन रिएक्शन हो गया, कोल्बे श्मिट हो गया, है ना, असाइलेशन बता दिया आपको मैंने। फिर तो वो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो वो तो कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, LAH, डाइबाल-H, ये तो यूज कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे मुंह उठा के आ सकते हो, है ना। लिंडलार्स हो गया, ये हो गया, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं ना, आप देख भी लेना, जब फाइनली पेपर होगा तो इन्हीं शब्दों में से चीजें निकल के आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं, पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है भाई, इतना तो इतना तो आपको आइडिया लग ही जाता है, आप एक ही काम कर रहे हो ना, तो यू आर एक्सपर्ट इन दैट, पर इन्हीं में से आपको मतलब चीजें मिल जाएगी। नाइट्रोजन कंटेनिंग में मैंने बता दिया हॉफमैन ब्रोमाइड, और ये अपना कौन सा हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड, ये सब हो गया। तो ये हो गया अपना रिएक्शंस मेनली। अब एरोमेटिक, एरोमेटिक रिएक्शंस, रिएक्शंस का पार्ट है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक क्या, हाँ, नेम्ड रिएक्शन वाले पार्ट से भी 2-3 मान लो, 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होंगे, एरोमेटिक तक बोल रहा हूं मैं, है ना। एरोमेटिक इंक्लूड करके 2-3 क्वेश्चन मान लो आप, 3-3 6 1 2, हाँ सही सेटिंग बैठ रही है बिल्कुल परफेक्टली। एरोमेटिक रिएक्शंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एल्काइलेशन उतना नहीं है, असाइलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन,
फिर उसके अलावा फिनॉल की रिएक्शन में रेमर टीमन तो बात कर ली, लेकिन फिनॉल एंड एनिलीन की जो रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन हो गया, ये सब हो गया, तो फिनॉल एंड एनिलीन पर्टिकुलरली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फिर डाइएजोटाइजेशन एंड रिलेटेड रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन एंड रिलेटेड रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन अभी करना है अपने को, ये हो गया प्राइमरीली, मेनली यही हो गया। यहां पर रिएक्शन वाला पार्ट अपने देख लिया कि, और डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया कि कैसे कैसे हो रहा है अपना स्कोर का। लगभग अपना यहां तक हो गया, 7 से 8 क्वेश्चन का मामला हो गया। बचे हुए 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो अपने आएंगे पीओसी, लिख लो पीओसी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर। पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर। पीओसी वाला जो पार्ट है इसमें, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब बिल्कुल फिक्स है। और इसमें एक तो टेस्ट होते हैं अपने, लुकास टेस्ट हो गया, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ये हो गया, इनका मेनली यूज ज्यादा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पता है कौन से पार्ट से ज्यादा आता है? जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जिल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, हॉटेस्ट टॉपिक है ये वाला। ये एनसीईआरटी में क्लास 11 में दिया हुआ है, मस्ट डू है। एक क्वेश्चन इससे आने का चांस बहुत हाई रहता है। और एक और आजकल एक और ट्रेंड में चलता है, वो है बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट, टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कहीं दिए नहीं हुए ये, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं है, पर आ जाते हैं। इसका वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना वैसे, क्योंकि अलग से तो शायद टाइम मुश्किल मिलेगा, या करवा भी देंगे, देख लेंगे। बट बायोमोलिक्यूल्स के कुछ टेस्ट होते हैं, इन दोनों में से किसी एक से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये जो जेल्डाल ड्यूमा मेथड है, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं और इसमें कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्टली, कि बताओ ड्यूमास मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होगा, केरियस किसके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी रोल इसके अंदर आ सकता है। अब दूसरा बच्चा कौन सा? एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत कुछ है। ड्रग्स हो गए, सबसे मेन पार्ट उसमें ड्रग्स का है। ड्रग्स का मतलब सिर्फ वही नहीं होता ठुल्लू, है ना, कि बेवड़े बन गए, पगला गए, ठीक है। हाँ, सिर्फ नार्कोटिक्स एक पार्ट है, एक क्लास है ड्रग्स के अंदर, है ना। तो ड्रग्स हो गया, सोप, डिटर्जेंट, ये सब पार्ट होता है। द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि इसमें ऑब्वियसली ड्रग जो होता है वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर है एक्चुअल में। केमिस्ट्री एंड लाइफ में अगर कुछ करना है तो ये कर सकते हो, लेकिन सारे स्ट्रक्चर याद रख पाना पॉसिबल नहीं रहता, सिर्फ इतना ही कर पाते हो। उसके बाद बायोमोलिक्यूल पॉलीमर की अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर में पॉलीमर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। छोटा चैप्टर है पॉलीमर्स, लेकिन पॉलीमर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और पॉलीमर में कोई स्पेसिफिक नहीं, पॉलीमर में तो फिर एडिशन और कंडेंसेशन 2 ही टाइप होते हैं मेनली, और किसके कौन कौन से मोनोमर होते हैं। तो पॉलीमर एक छोटा चैप्टर है, तो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर में अगर प्रेफरेंस देना है तो किसको दोगे? पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल एक लेंदी चैप्टर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद अमीनो एसिड, प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, विटामिन हो गया, तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारा कंटेंट है। अब उसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम कितना आएगा? एक, और वो भी कभी कभी नहीं आता। तो आरओआई जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन तीनों में अगर देखा जाए पॉलीमर का सबसे बढ़िया है। पॉलीमर एंड पीओसी, पीपी, पॉलीमर एंड पीओसी, ये सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का, ठीक है। यहां पे अपना ऑर्गेनिक का हो गया। आई थिंक इससे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कहां कहां पे क्या क्या है, और यही सब है बस जोन, ठीक है। इसमें अब देख लो आप कितने क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आप 8 भी फिक्स करके चले गए तो यार कुछ तो चॉइस भी आएगी ना थोड़ी बहुत तो। लेकिन हाँ, वो मेनली उसमें आती है न्यूमेरिकल वालों में, तो वो वाली बात है, सब में थोड़ी आती है। अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं जल्दी से। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन फिक्स है ऑलमोस्ट। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग लिख लो पूरा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग, इससे दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 मिनिमम है, लेकिन 3 भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से अपने वही टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन, आयनिक रेडियाई कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरिजन, यही सब फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी जो है उनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यही है, इन्हीं के ऑर्डर जो ट्रेंड्स होते हैं, डाउन द ग्रुप, ये सब होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कोई भी आपको दे दिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये काफी कॉमन क्वेश्चन होता है, काफी कॉमन क्वेश्चन होता है। कोई भी 47 नंबर आ गया, 55 आ गया, बताओ कौन है, उस तरह का। अब बात आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटीबी ऑब्वियसली। इसीलिए दो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, एक तो शेप हाइब्रिडाइजेशन से आने के चांस बहुत हाई रहते हैं, एक अपना किससे आने के चांस होते हैं, एमओटी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं उनसे यार, डायरेक्ट है। डाइपोल मोमेंट से कई बार क्वेश्चन आते हैं, डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन, वो भी खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो NF3 वाला, NH3 वाला, किसका डाइपोल ज्यादा होगा, NF3 NH3, किसका जीरो होगा, किसका नॉन जीरो होगा। तो लेकिन डाइपोल, दे लव डाइपोल। तो ये तीन जो बताया आपको, इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक के यहीं पे हो गए। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक। ये मैं एक साथ कंपाइल करूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्राइमरीली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसी के साथ ही डी एंड एफ भी आ जाता है। कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन और डी एंड एफ मिला के 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन। ये ऐसे मैंने सेगमेंट बना रखे हैं और इसके बेसिस पे पूरा पैटर्न दिमाग में चलता है। कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो फंडामेंटली एक क्वेश्चन तो अगेन शेप, ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। DsP2 है, sp3d2 है, क्या उसकी शेप है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल है, इस तरह के जो एक ही उससे सारे रिलेटेड है ना, ये सारे के सारे फंडे। हाँ, अब इसी में बता रहा हूँ ना। तो एक तो ये हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब दूसरा पार्ट इसमें आ जाता है IPSC नेमिंग का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और आइसोमेरिज्म से आ सकता है। ये 3 पार्ट है मेनली, प्राइमरीली इन 3 पार्ट में से क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे देता है, उसके बेसिस से आपसे पूछ लेता है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। IPSC से क्वेश्चन बहुत बार आता है। और दूसरा आइसोमेरिज्म जो होता है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हो गया, कितने बनेंगे इसके, इवन ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, वो भी इसमें कई बार कनेक्ट होकर आ जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कुछ तो NCERT में जो थ्योरी दी होती है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसके अलावा लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला पार्ट ऑलवेज लाइक आता ही है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है बहुत बार कि कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, कॉन्ट्रैक्शन। बाकी अगेन इन सब में NCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स भी कभी भी आने को तो आ सकते हैं, पर अगेन मैंने बोला कि अपन की पॉइंट्स पे देख रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल हॉटेस्ट होते ही हैं। अब इसके बाद अगला पार्ट जो आया वो कौन सा आया, ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा, मतलब इन द सेंस P ब्लॉक, S ब्लॉक, पूरा ही। क्या हाइड्रोजन भी ले लो, चलो S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। इसमें मैं S ब्लॉक हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन फिक्स है, S ब्लॉक एंड हाइड्रोजन दोनों चैप्टर अलग अलग है, लेकिन इनसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है दोनों को मिला के। हाइड्रोजन छोटा सा चुन्नू चैप्टर है, पर कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जैसे एक बार आइसोटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। अब मैं ब्लॉक में ओवरऑल बताना चाहूंगा, ज्ञान देना चाहूंगा कि ब्लॉक जो केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री जो है उसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन एक तो आता है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब ऑक्सी एसिड्स वगैरह पे क्वेश्चन कि बताओ कौन सा लिंकेज है भाई, PP लिंकेज है, POP लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है, SS लिंकेज है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू तो यहां पे भी काम हो जाएगा। सेकेंड टाइप क्वेश्चन आता है रिएक्शन बेस्ड। रिएक्शन में अगेन मैं बोलता हूं, जैसे कि आपको कराया जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आता है तो उससे रिएक्शन समझना आसान हो जाता है कि कब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, कब डिकम्पोजिशन होगा, तो रट्टा नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कि कब क्या है। तो रिएक्शन वाला वैसे पार्ट शॉर्ट हो सकता है। रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन खास तौर पे मैं आपको बताता हूं, ये जो हेलोजेंस और इनर्ट गैसेस, इसका काफी आता है। हेलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस, इनका रिएक्शंस काफी आते हैं, है ना, लास्ट में दिया जाता है ये। उसके अलावा ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग और अपना ये ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, लुईस एसिड, लुईस बेस उनका स्ट्रेंथ जो होता है BCl3, BBr3,
ये वाला जो पार्ट रहता है ना, लुईस एसिड का आ जाता है कई बार, पूछ भी लेता है कौन सा लुईस एसिड है कौन सा नहीं है, सॉर्ट ऑफ ऐसा, ठीक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री ऐसे डील हो जाती है। तीसरा पार्ट जो आता है वो बेसिकली क्या हो गया, थ्योरी यूजेस, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स वो सब। तो यार वो तो फिर एनसीईआरटी से ही होगा, लेकिन उसका आरओआई थोड़ा कम है, क्योंकि उसको पूरा इतना पढ़ोगे उसमें से कुछ निकल के आएगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में हर एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद क्या आता है, चैप्टर के एंड में क्या आता है, कमर्शियल यूजेस। क्वेश्चन आने को उससे आ सकते हैं, लेकिन उसका आरओआई क्या होता है, कम। सिमिलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, क्वेश्चन आने को आ सकता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये लिखना भूल के लिख लेना उसमें अलग से, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, तो इतना फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने को अंदाजा होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में शुरू में दिया होता है, स्टार्टिंग में, बीच में सारा मसाला होता है, मेनली रिएक्शंस, प्रिपरेशन, शुरुआत में फिजिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में कमर्शियल। लेकिन हाँ, इनका आरओआई थोड़ा कम है इन चीजों का। अब बात करते हैं अपना, अच्छा इसमें एक पार्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मेटलर्जी। मेटलर्जी की बात कर लेते हैं। मेटलर्जी से एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है। इसमें एक क्वेश्चन जो आता है, या तो एक तो साइनाइड प्रोसेस खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड मेथड है ना, और उसके अलावा ये जो ओर्स है, किसका कौन सा ओर है, वैसे तो और तो प्रोसेस बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूं ये दो हॉट टॉपिक है। अभी हॉट टॉपिक की बात हो रही ना, सारे ही बता दूंगा फिर क्या फायदा है ना। टुल्लू ऑनलाइन वाले बोलेंगे, एकदम से कमेंट करेंगे कि सर ये क्या हो गया, सारे के सारे बता दिए है ना, सिलेबस ही बता दिया हाँ जी। अब इसके बाद कौन सा बचा अपना, हाँ अच्छा वो कौन सा अपना एक डायग्राम होता है ना, एलिंगम डायग्राम, उससे भी कभी कभी मतलब आने के चांस होते हैं, लेकिन प्राइमरीली मैंने बताया इन दो से एलिंगम कईयों को समझ में नहीं आता है तो उससे दिक्कत आती है ना, क्योंकि लेकिन वैसे एलिंगम पे ही काफी कुछ बेस्ड होता है, ओवरऑल फंडा मेन थ्योरी उसी से ही है। हाँ, ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन वही 3 करीब 2 से 3 क्वेश्चन टाइप से है ना। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा। एनवायरमेंटल का मैं बता रहा था, कभी एक आएगा कभी एक नहीं आएगा। उसमें बहुत दिनों से ट्रेंडिंग चल रहा था एक क्वेश्चन उसका, पानी के अंदर, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है। बीओडी से क्वेश्चन आ सकता है, बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी से। खास तौर पे आजकल जो ट्रेंड में रहता है, ये हमेशा से ही ट्रेंड में है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ग्लोबल, और स्मोक खास तौर पे आता रहता है, मतलब है ना कि स्मोक के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में, लगातार इसका न्यूज आता है, तो नेचुरली उनके दिमाग में भी उससे रिलेटेड बात आ ही सकती है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीएटॉमिक गैसेज होती हैं इन जनरल। हाँ जी, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक का भी मामला आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या जोन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें तो मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है। मोल कंसेप्ट एंड रिडॉक्स मिला के एक क्वेश्चन फिक्स है मतलब। अब इसमें अपना कंबशन मेथड जो होता है, जैसे इंपिरिकल फार्मूला निकालना होता है कई बार, या मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेते हैं आपसे, बेसिक स्टोइकोमेट्री ज्यादा आती है ना। रिडॉक्स आता है लेकिन टाइट्रेशन नहीं आता है नॉर्मली। टाइट्रेशन, हाँ बैलेंसिंग आ जाता है। बैलेंसिंग अब आसान है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आसानी हो जाता है, बिल्कुल वो ऑप्शन देख के हो जाता है। तो मोल कंसेप्ट से और इससे एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट फिक्स है। रिडॉक्स का मेनली एप्लीकेशन ज्यादा आता है, यूज ज्यादा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में, सब जगह। हाँ भाई, सेकंड पार्ट जल्दी से बताता हूं थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसियस स्टेट की बात करें तो इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन पर एक मिनिमम आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर पर्टिकुलर बात करें तो उसमें 2 पार्ट आ गए। एक तो अपना बोर थ्योरी तक का पार्ट, उसमें से उसके जो मेन फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आ जाता है, या अपना कौन सा आ जाता है, क्वांटम मेथड। क्वांटम में आज भी खास तौर पे जो उसका क्वांटम के जो अपने कर्व्स रहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी वाले कर्व्स रहते हैं, उस सबसे आजकल क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है। तो अगर वो करना है तो मतलब कर लीजिएगा, सही रहेगा। गैसियस स्टेट की अगर बात करें तो पहले आइडियल गैस आता है, फिर रियल गैस आता है। आइडियल गैस में तो बेसिकली सब कुछ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब किसमें आ गया, पीवी = एनआरटी। उसमें आप कर्व बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। एक वीडियो भी मैंने बना रखा है यूट्यूब पे, हाउ टू सॉल्व एनी कर्व रिलेटेड क्वेश्चन, वो देखना, वो सही लगेगा आपको। उससे कर्व रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कौन सा है अपना, गैसियस, ये रियल गैस। रियल गैस से क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चल रहा है आजकल,
वही ना, जो अननोन टॉपिक जो पहले से कम आते थे वो उस पर ज्यादा क्वेश्चन, पहले मेंस में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पूछते नहीं थे, कहां पूछते थे एडवांस में, लेकिन आजकल पूछते हैं। टॉपिक्स ही है, लेकिन हाँ गैसियस स्टेट से कोई गारंटी नहीं क्वेश्चन आएगा, यूज आ सकता है। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं किसकी, थर्मो की। थर्मो से अपना क्वेश्चन एक या दो, अगेन एक तो पक्का ही है, मतलब एक तो बिल्कुल फिक्स है। फिजिकल में यही है कि हर चैप्टर से लगभग एक टाइप से क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है। थर्मो में अगर बात करें तो एकदम अपना फर्स्ट लॉ हो गया, कौन सा हो गया, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में अपना जो फॉर एग्जांपल डेल्टा एच डेल्टा पी का रिलेशन जो होता है, डेल्टा एन गैसियस वाला रूल, वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेल्टा एच डेल्टा ई होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी, है ना। तो फर्स्ट में तो यही मेनली आता है। सेकंड में अगर बात करें तो डेल्टा जी का जो के से रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन है, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नहीं है, हाँ। इसी का इलेक्ट्रो में जो लिंक आता है, इसी का लिंक किससे होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। डेल्टा जी एनएफई वाला जो अपना रिलेशन होता है, नस्ट इक्वेशन वाला टाइप का, वहां से आ जाता है। तो डेल्टा जी रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। एंट्रोपी से क्वेश्चन कम आते हैं, आ तो सकता है लेकिन कम चांस है। यही दो मेन पार्ट अपना थर्मो का हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आएगा तो किससे, वॉन्ट ऑफ से आने के चांसेस वॉन्ट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राउल्ट्स लॉ के बाद जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आता है, जिसमें डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ये वाला जो सारा फैक्टर आता है, उससे क्वेश्चन आने के चांस काफी हाई होते हैं। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से भी कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। सॉलिड स्टेट में लेकिन अपना क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं, यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, उसके अलावा उसमें जो डेंसिटी वाला रहता है, मेन फॉर्मूला डेंसिटी वाला, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। रेडियस रेशियो से कम आता है, राइट। बाकी तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसमें भी बहुत सारे हैं। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से भी अगेन कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आजकल ट्रेंड में इसमें आइसोथर्म्स वगैरह तो कॉमन है, लेकिन कोलोइडल वाला जो पार्ट रहता है, टिंडल इफेक्ट और इन सब से क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड में ज्यादा है सरफेस का, यानी जो सेकंड पार्ट है ना सरफेस का, सरफेस के अंदर ही सरफेस केमिस्ट्री में वो ज्यादा आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, एक या दो क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो रहता है कौन सा रहता है, हाँ कोलरॉश लॉ बोलते हैं ना उसको वैसे, हाँ। प्राइमरीली इन दो से आता है, या इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंबाइन करके क्वेश्चन आ जाता है, थर्मो से मिक्स होके आ जाता है, मिक्स होके क्वेश्चन आ जाता है, हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिडॉक्स वाला पार्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस होगा, इस सबसे क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, और ये इजी चैप्टर है रिलेटिवली। सीरीज पैरेलल रिएक्शन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रेट लॉ पे आता है। रेट लॉ है तो निकालने पे आ जाएगा या हाफ लाइफ पे आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे ही मेनली क्वेश्चन आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सबसे पहले एक तो केपी और केसी का जो रिलेशन है उससे क्वेश्चन आते हैं काफी बार, आज भी काफी बार आते हैं। और इवन मैं बता रहा हूं आपको केमिकल जो है ना उससे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखोगे तो उसके रिलेटेड थ्योरी पार्ट जो है वो ज्यादा है। तो केमिकल में केपी केसी का रिलेशन, और सिंपल एक वो होता ना K1 K2 K3 का रिलेशन, जैसे एक रिएक्शन है ओवरऑल इक्विलिब्रियम की, उसके कई स्टेप दे दिए तो उनमें रिलेशन बताना होता है, राइट। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो आयनिक से उतने क्वेश्चन नहीं आते। आयनिक से आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कि अपना बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आयनिक टफ वाला नहीं आता जो एडवांस में आता है, वैसा नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक आता है आयनिक, जिसमें अपना जो दो तीन टॉपिक्स हैं इनके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये कौन से टाइप का है भाई, बफर है क्या नहीं है। आई थिंक सारा हो गया, कोई रह तो नहीं गया, सब हो गया, है ना। तो आई थिंक जितना डिटेल में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं अपने को, अब नहीं बताएंगे तो कब क्या, एक महीने तो बचा। ठीक है बच्चों।